रूसी सेना के हमले के बीच यूक्रेन के एक सैनिक की बहादुरी सुर्खियों में है। इस सैनिक ने रूस के टैंकों को रोकने के लिए पुल सहित खुद को बम से उड़ा लिया। युद्ध में अपनी जान न्यौछावर करने वाले यूक्रेनी सैनिक का नाम विटाली शाकुन है। यूक्रेन की आर्मी ने विटाली को हीरो बताते हुए सोशल मीडिया पर उनकी कहानी शेयर की है। दरअसल रशिया आर्मी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। जवाब में यूक्रेन की सेना से लेकर आम आदमी तक इसका जबरदस्त प्रतिरोध कर रही है। इस बीच खबर आई कि क्रीमिया के पास खेरसोन क्षेत्र में बने पुलों को पार कर रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में उन्हें रोकने के लिए यूक्रेनी आर्मी अलर्ट हो गई। पुल के साथ खुद को बम से उड़ाया। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक खेरसोन क्षेत्र में तैनात यूक्रेनी सैनिक विटाली शाकुन ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला और पुल के साथ खुद को भी धमाके में उड़ा लिया। विटाली शाकुन ने ऐसा इसलिए किया ताकि रूसी सैनिक शहर में प्रवेश ना कर पाए। बताया गया कि जिस पुल को सैनिक विटाली ने ध्वस्त किया वो रूस के अधिकृत वाले क्रीमिया को यूक्रेन से जोड़ता है। विटाली इस पुल का प्रबंधन कर रहे थे। यूक्रेन की आर्मी ने सैल्यूट किया। विटाली की बहादुरी को यूक्रेन की आर्मी ने सैल्यूट करते हुए कहा कि रूस से मुकाबले के लिए वहां स्पेशल मरीन बटालियन तैनात थी और इस बटालियन के इंजीनियर विटाली ने क्रीमिया के पास बने हेनिचेस्क ब्रिज पर रूसी सेना के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा था। रूसी टैंक को राजधानी कीव की ओर बढ़ने से रोकने के लिए पुल को उड़ाने का फैसला लिया गया था। पुल को उड़ाने के लिए विटाली शाकुन को बुलाया गया। पुल को इस तरह उड़ाना था कि रूसी सेना आगे ना बढ़ सके। विटाली ने अपनी जान पर खेलकर मिशन को अंतिम सांस तक अंजाम दिया, लेकिन वे वहां से निकल नहीं सके। पुल को उड़ाने के लिए उन्होंने जो धमाका किया उसमें ही इस जांबाज सैनिक की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक विटाली को बहादुरी के लिए मरणोपरांत सेना द्वारा सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। वहीं एक वरिष्ठ रक्षा क्षेत्र अधिकारी ने कहा कि रूसी सेना अपेक्षा से अधिक यूक्रेनी सेना के प्रतिरोध का सामना कर रही है। रूसी कीव पर उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहे हैं जितना उन्होंने अनुमान लगाया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस यूक्रेन की जंग का तीसरा दिन। 72 घंटे के युद्ध में क्या क्या हुआ, किसे कितना नुकसान, चलिए आपको बताते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले को 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस गया है। सड़कों पर जंग की शुरुआत हो चुकी है। कीव के प्रशासन ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी दी है कि वो अपने घरों से ना निकलें। यूक्रेन का ये भी कहना है कि उसने सैनिकों को ला रहे एक रूसी विमान को मार गिराया है। अब तक यूक्रेन रूस युद्ध में क्या क्या हुआ, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। रूस ने गुरुवार तड़के अपने सैनिकों को यूक्रेन पर हमले की इजाजत दे दी थी। तब से यूक्रेन में तबाही का मंजर है। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज तीसरा दिन है। राजधानी कीव में भीषण गोलाबारी की आवाजें सुनाई दे रही हैं और लोगों के बीच खौफ पसरा हुआ है। कई लोग जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने कीव में रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच गोलीबारी शुरू होने को लेकर चेतावनी दी है कि लोग अपने घरों में ही रहें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शुक्रवार को यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा और युद्ध समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए रोक दिया। 15 सदस्य सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। भारत 15 अस्थायी सदस्यों में शामिल है। भारत ने रूस के खिलाफ वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत के साथ चीन और संयुक्त अरब अमीरात भी वोटिंग से दूर रहे, जिस कारण प्रस्ताव को सिर्फ 11 सदस्यों का ही समर्थन मिल सका। रूस के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। ताइवान ने भी यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा करते हुए कहा कि वो रूस के खिलाफ सभी देशों के समर्थन में है और उस पर लगे प्रतिबंधों का समर्थन करता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी कर कहा कि राष्ट्रपति सहित सभी बड़े नेता यूक्रेन में हैं और देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम देश की स्वतंत्रता के लिए खड़े हैं और उन लोगों का धन्यवाद करते हैं जो इस युद्ध में हमारे हीरो हैं। वोलोदिमीर जेलेंस्की ने नेटो और यूरोपीय देशों पर रूस के खिलाफ अपर्याप्त कार्रवाई को लेकर अपना गुस्सा भी जाहिर किया। उन्होंने एक वीडियो में तो ये भी कहा कि नेटो से जब पूछा जा रहा है कि क्या यूक्रेन नेटो में शामिल होगा, तो सब देश चुप है, कोई नहीं बोल रहा, सब डरे हुए हैं।
जेलेंस्की का कहना है कि अभी से भी युद्ध को रोका जा सकता है अगर यूरोप के देश सही और तेजी से कदम उठाते हैं। हमले के पहले दिन ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। इस बातचीत के दौरान नरेंद्र मोदी ने पुतिन से हिंसा खत्म करने की अपील की। पुतिन ने और भी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की। यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत के भी आसार नजर आ रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने शर्त रखी है कि बातचीत बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में होगी और इसमें यूक्रेन की स्थिति को न्यूट्रल घोषित किया जाएगा। रूस ने यह भी शर्त रखी है कि बातचीत यूक्रेन की सेना को कम करने के लिए शर्त पर होगी और अब तक किसे कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। रूसी हमले का आज तीसरा दिन है। इस बीच दोनों पक्षों में मारे गए सैनिकों को लेकर अलग अलग जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन ने रूस के 1000 से अधिक सैनिक मारे हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी कर कहा कि इस युद्ध में उनके 137 सैनिक मारे गए। वहीं ब्रिटेन ने हमले में मरने वाले को लेकर एक अलग आंकड़ा जारी किया है, जिसके अनुसार युद्ध में 450 रूसी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन से 194 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 57 नागरिक शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि यूक्रेन में रूसी हवाई हमले में कम से कम 25 नागरिक मारे गए हैं और 102 घायल हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उनके सैनिकों ने 211 यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन कह रहा है कि उसने रूस के 80 टैंक, 516 बख्तर बंद गाड़ियां, 7 हेलीकॉप्टर, 10 एयरक्राफ्ट और 20 क्रूज मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और योगी की नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश के विकास में भाजपा ने विशेष भूमिका अदा की है। जेपी नड्डा ने कहा कि अपने किए कामों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने की ताकत किसी और पार्टी में नहीं है, सिर्फ भाजपा में ही ये ताकत है। जब हम राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे थे तब सपा सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, लेकिन हम तब भी खड़े थे कि राम लला, हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, ये आपके वोट की ही ताकत है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। ऐसे मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश की बागडोर दोगे क्या? ऐसे आदमियों के हाथ में उत्तर प्रदेश सुरक्षित है क्या? ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना है क्या? दूसरा सुन लो और मीडिया वाले मेरा डेट नोट कर लेना। 31 दिसंबर 2007 और 1 जनवरी की रात और दिन सुबह रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर AK-56 से आतंकवादियों ने हमला किया। 7 सिपाही मारे गए, 7 सीआरपीएफ के जवान मारे गए, 7 माताओं की कोख सूनी हो गई, 7 परिवार के बच्चे अनाथ हो गए, 7 बहनें विधवा हो गई। कोई पूछने वाला नहीं था। नेपाल के बॉर्डर पर एनआईए ने और यूपी पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा जो बिहार का रहने वाला था, जिसका नाम था शहाबुद्दीन। जब उसको पकड़ा और उससे पूछताछ हुई तो 7 मुजरिम निकले जिन्होंने ये काम किया था। और ये 7 लोगों को भी 26 अप्रैल 2012 को छुड़ाने का काम और केस वापस लेने का काम किया था, तो अखिलेश यादव ने किया था, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप बताइए, आप किसान हो, चावल के एक दाने से किसान चावल की किस्म पहचान में आती है कि नहीं आती है? तो क्या नेता की ये हरकत से नेता की नीयत समझ में नहीं आती क्या? कि नेता की नीयत क्या थी कि उत्तर प्रदेश जाए जहां जाना है, उत्तर प्रदेश की जनता जाए जहां जाना है। हमने तो राजनीति वोट बैंक की करनी है और इसलिए आतंकवादी हमारे दोस्त हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जहां जाना चाहे जाए। आप शपथ लेते हो मुख्यमंत्री के तौर पर, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, और आप करते क्या हो कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं आतंकवादियों की रक्षा करूंगा। ये आपका लक्ष्य होता है, इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, ये माफिया राज, इसको समाप्त करना है कि नहीं करना है?
ये आतंकवादियों को समाप्त करना है कि नहीं करना है? भारत का कानून लागू होना है कि नहीं होना है? उत्तर प्रदेश में कानून राज रहना है कि नहीं रहना है? अगर ये सब रहना है तो अखिलेश को घर पर बैठाना जरूरी है, उसको आराम करने दो और विवेकानंद को काम दो, इस बात की चिंता करने की। मित्रों, मैं आपसे ये सारे मुद्दे इसलिए आपसे चर्चा कर रहा हूं और मैं फिर कहूंगा मीडिया के साथियों को कि मेरी डेट नोट कर लो और मेरी घटनाएं नोट कर लो और अखिलेश जी से पूछना, मैं 20 दिन से पूछ रहा हूं, मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, जवाब देने की हिम्मत नहीं है। वो जवाब दे नहीं सकते हैं क्योंकि उनके जो काले कारनामे हैं उसको जनता के सामने लाना ये मेरा जिम्मा है, ये मैं करके हटूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। आप बताइए, एक तरफ विवेकानंद है, एक तरफ मोदी जी है, एक तरफ योगी जी है, एक तरफ आरपीएन सिंह जी है, एक तरफ दुबे जी है, सब लोग समाज की सेवा में लगे हैं। इनके हाथ मजबूत करना जरूरी है कि नहीं है? युद्ध के बीच भारतीय छात्रों की वतन वापसी शुरू हुई। चेहरे पर मुस्कान और हाथों में तिरंगा लिए अपने देश को रवाना हुए। एयर इंडिया के विशेष विमान के जरिए भारतीय छात्रों को यूक्रेन से लाया जा रहा है। इन्हें रोमानिया के रास्ते भारत लाया जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की वजह से वहां पर पढ़ाई और काम करने गए भारतीय फंस गए हैं। भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के तहत रोमानिया के जरिए भारतीय छात्रों का पहला जत्था भारत के लिए रवाना हो चुका है। भारतीय छात्रों का ग्रुप रोमानिया से विमान में सवार हो चुका है और अब वे बस वतन वापसी की राह देख रहे हैं। छात्रों का वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि उन्हें अधिकारियों द्वारा गाइडलाइन समझाई जा रही है। एयर इंडिया के विशेष विमान से भारतीय छात्रों को वापस लाया जा रहा है। इस दौरान छात्रों को मास्क लगाए हुए देखा गया। उनके चेहरे पर घर वापसी की खुशी साफ दिखाई दे रही है। इनमें से अधिकतर छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। वहीं शनिवार तड़के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के लिए उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के बोइंग विमान के रात 8 बजे मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। यूक्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए एक विशेष कॉरिडोर सुरक्षित किया गया है। यूक्रेन से निकाले गए लोगों का पहला जत्था बुखारेस्ट की यात्रा के लिए सुसेवा सीमा से पार रोमानिया पहुंचा है और ये लोग बसों के जरिए यहां तक पहुंचे हैं। इन लोगों को विशेष विमानों के जरिए भारत लाया जाएगा। एयर इंडिया का विशेष विमान से रोमानिया से भारतीय छात्रों को लाने गया हुआ है। ऐसे में इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि भारतीय नागरिक विमान में सवार होने के लिए बुखारेस्ट एयरपोर्ट पर लाइनों में लगे हुए हैं। ये नागरिक यूक्रेन के रास्ते रोमानिया पहुंचे हैं। एयर इंडिया की विशेष उड़ान में सवार होने से पहले भारतीय नागरिकों ने तिरंगा पकड़कर फोटो खिंचवाई। भारत लौटने की खुशी इन लोगों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में सियासी वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। राज्य में 4 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है। कल 5वें चरण के लिए वोटिंग होने वाली है और 6ठे चरण के लिए प्रचार जारी है। तमाम सियासी दलों के दिग्गज ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं तो वहीं तीखी बयानबाजियां भी देखने को मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बलरामपुर का चुनावी दौरा किया। इस दौरान अखिलेश यादव की रैली में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर मंच से तीखे प्रहार किए। जरा सुनिए। आप उत्तर प्रदेश में पता कर लीजिए, कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा और मैं समझता हूं 6वें चरण में बलरामपुर के भी लोग किसी का खाता नहीं खुलने देंगे। ये बलरामपुर के हमारे लोग ये उत्साह बता रहा है कि अब यहां पर खाता किसी का नहीं खुलेगा। ये डबल इंजन की सरकार की जो झूठ की पटरियां हैं इस बार बलरामपुर के लोग उखाड़ फेंक देंगे। याद है
हमारे तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। इनमें बहुत सारे लोगों को याद होगा 2017 से याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन के फैसलों को याद कीजिए। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, इन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद काला धन से लेकर के भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आज जब पीछे मुड़ के देखते होगे तो आप खुद महसूस करते होगे कि 2017 में जो नोटबंदी की थी, ना ही भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, ना ही काला धन वापस आया है। डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है। उसके बाद इन्होंने जीएसटी लागू की। जीएसटी का फैसला लिया और ये फैसला ऐसा लिया गया, न केवल देश की जनता बल्कि व्यापारियों को बताया गया कि जीएसटी लागू हो जाने के बाद न केवल व्यापारियों की मदद होगी बल्कि हमारे व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन बताओ, जीएसटी लागू हो गई, हमारे व्यापारी साथियों से पूछना उनका कारोबार बर्बाद हो गया क्या नहीं हो गया। यूक्रेन में मुश्किल हालात, सांसद सैनिकों संग जंग लड़ने को तैयार हो गए और हथियार भी उठा लिए गए हैं। इस बीच यूक्रेन के सांसद व्यतोस्लाव युराश ने कहा कि वो हथियार उठाकर सड़कों पर यूक्रेनी सैनिकों के साथ लड़ाई के लिए तैयार हैं। रूसी सैनिकों ने शनिवार को यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रवेश किया और सड़कों पर घमासान शुरू हो गया। इस बीच स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से खिड़कियों से दूर रहने और सही जगह पनाह लेने की भी अपील की। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने वहां से निकल जाने के अमेरिकी प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है और जोर देकर कहा कि वह राजधानी में ही रुकेंगे। उन्होंने कहा, यहाँ जंग जारी है, यह तुरंत स्पष्ट नहीं है कि कीव में सैनिक कितनी दूर आगे बढ़ चुके हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने हमलों को रोकने में कुछ सफलता हासिल करने की सूचना दी, लेकिन राजधानी के पास लड़ाई जारी है। इस बीच यूक्रेन के सांसद व्यतोस्लाव युराश ने कहा कि वो हथियार उठाकर सड़कों पर यूक्रेनी सैनिकों के साथ लड़ाई के लिए तैयार हैं। वे भारत यूक्रेन मित्रता संगठन के प्रमुख भी हैं और कुछ साल कोलकाता में रह चुके हैं। यूक्रेन में बदतर हुए हालात में अफरा तफरी मच गई है। सुरक्षा बलों के जवान अहम इमारतों के करीब पोजीशन ले रही हैं। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय के करीब सेना ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। सैनिकों की भगदड़ और बाद में संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस को सौंप दिया गया। इस दौरान धमाकों की आवाज और तेजी से बजते सायरन भी सुने जा सकते हैं। इस भगदड़ में यूक्रेन की रहवासी कैथरीन को भी अचानक अपना घर छोड़ना पड़ा। जब वह 6 साल की थी तब सोवियत संघ का विघटन हुआ और उन्हें देश छोड़कर थाईलैंड जाना पड़ा। वाशिंगटन तो कभी फिलाडेल्फिया, कभी मॉस्को तो कभी कीव। बीते 4 साल में कीव में रह रही कैथरीन ने आज सुबह फिर अपना घर छोड़ दिया। उन्हें अपने अपार्टमेंट से कुछ ही दूरी पर होती लड़ाई के बाद जल्दबाजी में अपना घर छोड़ना पड़ा। घर छोड़ने से पहले 3 बिल्लियों को साथ ले जाना नहीं भूले। इनमें से 2 बिल्लियों के नाम लुगान्स्क और दानियास्क के नाम पर हैं, जो पूर्वी यूक्रेन के सूबे हैं और जिन्हें रूस ने अलग घोषित कर दिया है। कैथरीन एक एनालिस्ट भी हैं और उन्होंने इस संकट पर अपना आंकलन भी साझा किया है। 2 दिनों की घमासान के बाद हुई झड़पों में सैकड़ों लोग हताहत हुए हैं और पुलों, विद्यालय और अपार्टमेंट की इमारत को भी भारी नुकसान हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की सरकार को उखाड़ फेंकने और इसे अपने शासन के अधीन करने को कृत्य संकल्प है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को फिर से आश्वासन दिया कि देश की सेना रूसी आक्रमण का सामना करेगी। राजधानी कीव में एक सड़क पर रिकॉर्ड की गई एक वीडियो में उन्होंने कहा कि उन्होंने शहर नहीं छोड़ा है और यह दावा झूठा है कि यूक्रेनी सेना हथियार डाल देगी। उन्होंने कहा, हम हथियार नहीं डालने जा रहे हैं, हम अपने देश की रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा, सच्चाई ये है कि हमारी जमीन है, ये हमारी जमीन है, हमारा देश है, हमारे बच्चे हैं, हम उन सब का बचाव करेंगे।
खबरों में रुक कर लेते हैं तेलंगाना की ओर। तेलंगाना के नालगोंडा जिले में शनिवार को एक निजी एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें सवार एक ट्रेनी महिला पायलट की मौत हो गई। पेदापुर मंडल के तुंगातुर्ती गांव के पास ये विमान हादसा हुआ है। गांव वालों ने खेतों में बड़ा धमाका और आग की लपटें दिखने के बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस के अनुसार इसमें सवार एक महिला पायलट की मौत हुई है और अभी तक दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चला है। कुछ खराबी आई थी या शिक्षण के दौरान कुछ गलती हुई है, इसकी जांच की जा रही है। घटनास्थल पर पुलिस मौजूद है। पुलिस के मुताबिक मौके पर महिला पायलट का शव मिला है। ये विमान हैदराबाद स्थित एक एविएशन एकेडमी का है। नालगोंडा के एसपी ने पुष्टि की कि ट्रेनी पायलट की मौत विमान के बिजली के खंभे से टकराने से हुई। मृतक पायलट की पहचान तमिलनाडु की रहने वाली महिमा के रूप में हुई है। उन्होंने शनिवार सुबह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के माचेरला से उड़ान भरी थी। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद ही महिला पायलट की मौत हो गई। हादसे में विमान पूरी तरह टूटा हुआ नजर आया और इससे हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि इस मामले में ज्यादा जानकारी जांच के बाद ही मिल सकेगी। इसके अलावा निजी एविएशन इंस्टीट्यूट की तरफ से इस मामले में कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आई है। डीबी न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीबी न्यूज।